एक ओबीसी सर्टिफिकेट को किस तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों, इसे बनाना किस तरीके से, ये किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ये सारी चीजें किस तरीके से प्रोसेस में अप्लाई की जा सकती है ताकि आपका घर बैठे बैठे इजीली ओबीसी का सर्टिफिकेट आप बना सको। तो ये जानकारी आपको इस एक वीडियो में पूरी मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। ओबीसी कहें या कहीं अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। जो भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं वो सारे लोग हमारे ओबीसी के अंदर आते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं दोस्तों तो काफी हद तक आप एक आरक्षण ले सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल्स में या किसी अन्य जगह पर कोई दाखिला कराना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा काम आता है आप लोगों के लिए। आप चाहे अपने फादर का बनवाएं, आप चाहे अपने बच्चों का बनवाएं, तो किसी का भी बनवा सकते हैं जिससे आपको एक रिजर्वेशन मिल पाता है ओबीसी एक्ट के तहत। इसे बनाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ओबीसी जिसका भी आप बनाना चाहते हैं उनके पास अपना एक अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। अपडेटेड आधार कार्ड के साथ साथ फैमिली में किसी न किसी का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपके फादर के पास या आपके भाई के पास या तो आपके चाचा ताऊ किसी के पास भी हो सकता है, यानी कि इन ब्लड रिलेटिव में किसी का भी आपके पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप इजिली अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका कहीं का भी हो, सपोज कीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यूपी का है, हरियाणा का है या किसी और अदर स्टेट का है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो ओबीसी कास्ट है वो खाली आपके राज्य तक सीमित ना हो, जैसे जाट और गुज्जरों में देखा जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपकी ओबीसी कास्ट है, जैसे आप यादव हैं या आप बढ़ई हैं या आप नाई हैं, तो आप कोई भी हैं जो आप ओबीसी में आते हैं या आप मोमडन हैं, तो इजीली ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके रिलेटिव का कहीं का भी हो, आप दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इजीली आप बन सकते हैं। उसे अप्लाई किस तरीके से करना ऑनलाइन, इसका पूरा प्रोसेस मैंने इस एक वीडियो में दे रखा है स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास दो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक आपके पास आपका आधार कार्ड, एक ब्लड रिलेटिव ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। दो डॉक्यूमेंट के जरिए ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं, ये जानेंगे आज के एक वीडियो में। साथ ही ये भी मैं आपको बताया था कि ओबीसी जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वो 1 साल के लिए एनसीएल कैटेगरी में वैलिड होता है, अगर आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एनसीएल अलग से जब बनता है जब आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 ईयर ओल्ड हो जाता है, उससे पहले आपको ओबीसी के लिए एनसीएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 ईयर ओल्ड नहीं है तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर विजिट करना है, देन उसके बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सिटीजन कॉर्नर का बीच में, तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं जिसकी उम्र 3 साल से लेकर 18 साल के बीच में है तो पहले उनके फादर की आईडी क्रिएट होगी, उनके फादर की आईडी क्रिएट होने के बाद उसके अंदर जाकर बच्चे की आईडी अटैच्ड होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। होता है किस तरीके से वो आपको दोनों चीज़ें दिखा दूंगा। सपोज कीजिए फादर की आईडी अगर आप बच्चे का बना रहे हैं तो आप 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का बना रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, कोई भी आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। इस तरीके से कैप्चा कोड टाइप कर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी का फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन हमें पहले करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे उसका एप्लीकेंट का नाम डालना है, जो भी उसका नाम है। देन उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल क्या है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम। अगर शादी हो गई है तो अपने वाइफ या अपने हस्बैंड जो भी है उनका नाम। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना है, यहाँ पे आपका गली नंबर या ब्लॉक जो भी है। उसके बाद लोकेलिटी, जो जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस लोकेलिटी का आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा, जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं। देन उसके बाद अगर आपकी लोकेलिटी इसके अंदर फाइंड होती है तो आपको फाइंड करना है। अगर आपकी फाइंड नहीं हो रही है तो जो भी अभी पोस्ट ऑफिस की लोकेलिटी है आप वो भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप रोहिणी में किसी जगह पर रहते हैं तो रोहिणी सेक्टर 20 आ गया, 21, 22, 23, सेक्टर 1, 10, 12 सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप फिल हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है, परमानेंट एड्रेस पे आपको येस कर देना अगर आपको ऊपर का एड्रेस परमानेंट ही है तो। और उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कैप्चर डालेंगे, कंटिन्यू रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक एक्सेस कोड और पासवर्ड आएगा, देन उसे आप डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएंगे। देन उसके बाद आपको आ जाना है लॉगिन के ऑप्शन पे। तो यहाँ से आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। आपको अपना डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको आना है अप्लाई फॉर सर्विस पे। अप्लाई फॉर सर्विस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से फाइंड करना है कंट्रोल F करके ओबीसी। ओबीसी आप जैसे ही फाइंड करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आपको इंश्योरेंस ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपना बच्चा करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बच्चे की ऑलरेडी प्रोफाइल अटैच देखने को मिल जाएगी आपके, ठीक है। और उस बच्चे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है बच्चे पे, और नहीं बड़े का करना चाहते हैं तो बड़े पे आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी। आपको इसे छेड़ना नहीं है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एंट्री फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब एंट्री फॉर्म को फिलअप किस तरीके से करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस फॉर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट। अप्लाइंग फॉर विच स्टेट में आपको वो स्टेट सेलेक्ट करना है दोस्तों जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको येस करना है, और अब स्टेट के लिए अप्लाई करने ओबीसी का सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आपको नो रहने देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है। जिस भी कास्ट में आप आते हैं तो यहाँ से आप जैसे मान के चलिए अहीर है, यादव है, तो यहाँ पे अहीर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यादव का भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई सी भी कास्ट आपको नहीं समझ में आती है तो स्टेप बाय स्टेप आप हर कास्ट पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी कास्ट देखने को मिल जाएंगी लगभग, ठीक है। कोई कास्ट नहीं मिलती है तो बात अलग है, बहुत रेयर है कि आपको वो कास्ट आपको उस स्टेट में आपकी पर्टिकुलर हो सकता है उसका आरक्षण ना मिल रहा हो, ठीक है। देन आपको नीचे की तरफ आना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर द एप्लीकेंट और हिज और हर फैमिली रेजिडेंस ऑफ दिल्ली सिंस 1993, कि आपकी फैमिली 1993 से यहाँ पे रह रही है। अगर आप इसे येस करते हैं तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। अगर आप नहीं रह रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वेदर फैमिली इज माइग्रेट दिल्ली आफ्टर 1993, आपकी फैमिली 1993 के बाद कहीं से माइग्रेट होकर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे यस कर देना है आपको, ठीक है। अगर आप कहीं और से आए हैं या किसी भी राज्य से आए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट डालना है कि किस स्टेट से आप दिल्ली में आए हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश से आता है, कोई उत्तराखंड से आता है, कोई राजस्थान से आता है, तो आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इसी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में किस जिले से आए हैं आपको इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये कहना चाहता है कि वेदर एनी ब्लड रिलेटिव रिलेशन विद द एप्लीकेंट प्रोसेस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, तो यस करना है यहाँ पे, तो क्योंकि उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी पर्सन का है वो आपके पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। देन आपको अपना रिलेशन सेलेक्ट करना है कि रिलेशन क्या है, वो आपके भाई हैं, यहाँ पे कज़न है, ब्रदर है, फादर है, पेरेंटल अंकल है, सेल्फ है, सिस्टर है, तो जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए आपके फादर हैं, उनका सर्टिफिकेट किसी और जगह का बना हुआ है तो यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है जिस भी एड्रेस पे वो बना हुआ था। उत्तर प्रदेश में मान के चलिए अलीगढ़ की जगह बना हुआ था तो यहाँ पे अपना गाँव डाल देना है। तो इस तरीके से आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्टेट फ्रॉम ओबीसी सर्टिफिकेट इशू, किस स्टेट से आपको इशू हुआ था वो स्टेट यहाँ भी डाल देना है आपको। उत्तर प्रदेश से हुआ था तो उत्तर प्रदेश डाल देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट, किस दिन को इशू हुआ था, 2012 का है, 10 का है, 15 का, वो डेट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने इसे इशू किया था, वहाँ भी आपको स्टैम्प दिखेगी, वहाँ पे आपको डेट भी दिखेगी और अथॉरिटी का नाम भी दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिसर, जिस ऑफिसर की डेजिग्नेशन क्या थी, तहसीलदार था, लेखपाल था, क्या है उसकी डेजिग्नेशन भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। एसडीएम था, क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था, और डिटेल आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप फिल कर देनी है। तो यहाँ पे क्रीमिलियर एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया का कुछ आपको कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दिए गए हैं, जैसे कि इस एप्लीकेंट सन और डॉटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नो नहीं है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, अगर कुछ भी है तो यस कर दें, अदरवाइज नहीं पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूपीएससी में या चीफ इलेक्शन में है या इस तरीके से कुछ है तो यस है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन लाइक नेचर, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, नो ही सिलेक्ट कर देना है। देन आपको नीचे की तरफ आना है।
पेरेंट्स बोथ आर क्लास 1 ऑफिसर, तो यहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर है किसी भी सरकारी सेक्टर पे, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, पढ़ लेना, कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर देता रहता हूँ कमेंट में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पेरेंट्स आर द वर्ड्स क्लास 1 ऑफिसर, पहली बात तो है ही नहीं, तो हमें इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और नहीं है तो आपको पहली दूसरी लाइन देख के समझ में आ जाएगा। पेरेंट्स बोथ ऑफ डायरेक्टली रिक्वायर्ड क्लास 2 और ग्रुप बी ऑफिसर, जिनके पेरेंट्स ग्रुप बी में है या 2nd क्लास ऑफिसर है, उन लोगों के लिए खास तौर पे है। ठीक है, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। ये बहुत रेयर केस है किसी के पेरेंट्स मिले इसमें। ठीक है, क्योंकि 99% जो है वो लोगों को नहीं मिलते, 1% में आ सकता है कोई एक आधा पर्सन जिसका ये यस मिलेगा, तो यस मिलेगा तो आपको यस करना है। ठीक है, इसमें आगे लास्ट ऑप्शन आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है पेरेंट्स बोथ ऑफ आर इन द रैंक ऑफ कॉर्नर अबव द आर्मी एंड रिक्रूटमेंट पोस्ट, नेवी एंड एयर फोर्स, पैरामिलिट्री, है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी ओनर का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। अब आपको देखना है यहाँ पे ओनली इरिगेटेड लैंड विच इज इक्वल मोर देन 80% ऑफ स्टेटरी एरिया, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल होल्डिंग के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर है तो यस, अदरवाइज नो। बोथ आर इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड लैंड आर फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेना है आपको, यहाँ पे भी नो ही जाएगा, अधिकतर ऑप्शन में नो ही जाएगा दोस्तों, आपको बस पढ़ लेना है लेकिन, ताकि आप क्लियर रहे। इनकम और वेल्थ, ठीक है, यहाँ पे इनकम और वेल्थ का ऑप्शन आ गया है। पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख ऑफ अबव, possessing wealth above the exception limit as prescribed the wealth tax act of period 3 consecutive year। तो ये कहना चाहता है कि 3 साल लगातार 1 लाख के ऊपर हुई तो आप एनसीएल कैटेगरी में नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जो ओबीसी बना रहे हैं। तो आपके फादर की, आपके जो भी आपके घर में अर्निंग मेंबर है, उनकी इनकम लास्ट 3 सालों से 3 कंसेक्यूटिव ईयर लगातार 3 सालों से 8 लाख से ऊपर आए हैं तो आप एनसीएल कैटेगरी में नहीं आएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नो कर देना कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे फादर की जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बता रहा है कि आपकी जो इनकम सोर्स है वो कौन सी काउंट होगी और कौन सी काउंट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड विल नॉट बी क्लब्ड, मतलब जो भी एग्रीकल्चर की जो भी इनकम आ रही है, जो भी आपकी खेती बाड़ी की इनकम आ रही है, वो उसमें काउंट नहीं की जाएगी। द इनकम क्राइटेरिया टर्म ऑफ रुपीज विल बी मॉडिफाई मेकिंग इनटू द चेंज इट्स वैल्यू एवरी 3 ईयर इट्स सिचुएशन हाउ सो डिमांड इट्स इंटरग्रेडेड मे बी लेस। कहना चाहता है कि आपकी जो 3 साल की कंटिन्यू जो इनकम है वो उस चीज़ को देखी जाएगी कि किस तरीके से वो बिहेव कर रही है, 8 लाख से ऊपर ना जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद देन आपको यहाँ पे अपने सारे प्रूफ अपडेट कर देने हैं, यहाँ पे अपलोड करने हैं स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, रेजिडेंस प्रूफ, कास्ट प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे देन उसके बाद यहाँ पे आप कॉपी अपलोड कर देंगे आधार कार्ड की। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। 200 KB के अंदर आधार कार्ड को रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सभी डॉक्यूमेंट 200 KB के अंदर अपलोड होंगे, JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में उस पर्सन का आधार कार्ड डाउन पर्सन का आप ये डाटा अपलोड कर रहे हो, यानी कि जिस बंदे का आप ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो उस पर्सन का आपको आधार कार्ड अपडेट करना है या आधार कार्ड लगाना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ रिलेशन में यहाँ पे उसी पर्सन का आधार कार्ड नंबर डाल देंगे जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसकी वजह से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो इसी तरीके से बेसिकली हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। रेजिडेंस प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड भी डाल सकते हो या अपना DL या वोटर ID कार्ड कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हो। कास्ट प्रूफ में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो जिसके भी यहाँ पे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आता है लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन, तो इसे भरना बहुत जरूरी है। इसे भरा किस तरीके से आता है पहले तो हम इसे देख लेते हैं। ये सबसे पहले जनरेट होगा यहीं से, जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको ऑटोमेटिक लिखी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करके लास्ट में आ जाना है।
यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर इस यहाँ पे करने हैं कि जो भी आप डिटेल वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हो वो अंडर सेक्शन 193 के तहत आती है आईपीसी की धारा, और जो कि बिल्कुल सही है। और कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी होती है तो 3 साल की जेल और जुर्माना आप भुगतने को तैयार रहोगे। ये सेल्फ रेगुलेशन के अंदर दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन कर देने हैं अपने, ठीक है। और उसके बाद इसे इसकी स्कैन करके इसको भी अपलोड कर देना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे हम। फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। फ़ोटो का साइज़ 50 KB के अंदर रहेगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो बस सारी डिटेल जो आपने फिल की है वो आप चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट में फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके पास जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक आपके पास रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगी। उस रिसिप्ट को लेके आपको जाना है अपने SDM कोड, जो भी आपका SDM कोड लगता है, और वहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने अपडेट किए हैं वहाँ पे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने पड़ेंगे। जैसे आपका आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रिलेशन का आधार कार्ड, उनका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। वहाँ पे आपको एक बार वेरिफिकेशन करा देनी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। 15 से 30 दिन का टाइम लगता है इसके अंदर। ये इजीली आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।